हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो दोस्तों आजकल बहुत आम हो गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, समाज में जो हमारा समाज है दोस्तों बहुत बदल गया है दोस्तों। आजकल राह चलते एफआईआर हो जा रही हैं और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनके ऊपर भी कई एफआईआर दर्ज होती हैं दोस्तों। और उनके मन में यह प्रश्न हमेशा बना रहता है कि दोस्तों क्या है, मतलब कैसे तैयारी करें, तैयारी हो भी गई, नौकरी मतलब पेपर निकल भी गया तो दोस्तों क्या एफआईआर हो गई है उसके चलते हमें नौकरी मिलेगी, क्या एफआईआर हो गई उसके चलते नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी है, और मिलेगी तो कौन सी नौकरी मिलेगी। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वीडियो को नहीं देखेंगे और आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी एक टेम्पलेट मतलब मैंने जो बनाई है उसकी तरफ ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको एक ऑर्डर भी पढ़ाऊँगा। देखिए सबसे पहले इसको देखिए दोस्तों। देखिए आपको केस जो आपका कोई भी केस लगाओ उसको समझ लीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनना। कोई भी केस चलाओ आपके ऊपर, उससे मतलब नहीं है आपके ऊपर एफआईआर हो कोई देखो सबसे पहली बात, एफआईआर होने से या ना होने से आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। असर पड़ता है केस के चलने से। एफआईआर हो गई तो क्या, एफआईआर से कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहली एक बात गांठ बांध लीजिए, एफआईआर होने ना होने से सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है केस के होने से। अब केस में देखिए केस की स्थिति क्या होती है। देखिए पहली स्थिति समझ लीजिए दोस्तों, पहली स्थिति है केस की स्थिति में देखते हैं दोष सिद्धि। हाँ देखिए दोस्तों, अपराध कोई सा भी हो, कोई सा भी अपराध हो, अगर दोष सिद्धि हो गई तो दोस्तों नौकरी कभी नहीं मिलेगी, ना अन्य सरकारी नौकरी में। और दोस्तों यहाँ पे पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय या फोर्स, पुलिस हो गई जो अपनी जज वगैरह की नौकरी हो गई है ना, जो हाई कोर्ट में बनते हैं, प्यून म्यून कुछ भी हो, मतलब न्यायालय से संबंधित नौकरी हो गई। और यहाँ पे अपनी फोर्स से संबंधित हो गई, यहाँ पे न्यायालय से संबंधित हो गई। यहाँ प्रशासन मतलब दोस्तों बाबू माबू कलेक्ट्रेट में आते हैं ना, जो प्रशासन में आते हैं, एसडीएम वगैरह, इनकी नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों। पुलिस हो गई, इनकी भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है, अगर दोष सिद्धि हो गई तो। पहली की स्थिति क्लियर है। अब दोस्तों दूसरी है आपकी बाइज्जत बरी। देखिए दोस्तों, बाइज्जत बरी का मतलब समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा आदमी कंफ्यूज होता है बाइज्जत बरी में और दोष मुक्ति में। देखिए दोस्तों, दोष मुक्ति अलग होती है, ये देखिए दोष मुक्ति अलग होती है और बाइज्जत बरी अलग होता है। बाइज्जत बरी क्या होता है, जैसे आपके ऊपर किसी ने केस लगाया और आपने उस केस को ईमानदारी से लड़ा, मतलब ईमानदारी से नहीं, मतलब कैसा, आप वो भी तारीख पर आए, आप भी तारीख पर आए, मतलब बिना राजीनामा हुए, बिना कोई गवाह पलटे हुए आपके वकील ने बहस की हैं, सभी केस के जो गुण हैं, जो तत्व हैं वो एक से पाए गए, मतलब किसी प्रकार की गवाह मतलब पलटा हुआ नहीं मिला, किसी प्रकार के गवाह खरीदे हुए नहीं मिले, किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ। अगर दोस्तों ये सब उसी में लिखा रहता है, जो आपकी जो कोर्ट की ऑर्डर होती है ना, लास्ट में ऑर्डर आता है जो आपका दोष मुक्ति के बाद, तो दोस्तों उस ऑर्डर में लिखा रहता है, और उस ऑर्डर में दोस्तों क्लियर लिखा रहता है कि सभी गुण तत्वों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर रहे हैं। बाइज्जत बरी का मतलब दोस्तों यही होता है कि जिसमें गवाह नहीं पलटे हों और ना ही जिसमें राजीनामा ना हुआ हो या गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो, ईमानदारी से केस लड़ा गया, ईमानदारी से वकीलों ने बहस की और उसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और वह व्यक्ति निर्दोष पाया गया, तब जाके दोस्तों उसको बाइज्जत बरी हम बोलेंगे। और बाइज्जत बरी मतलब इसमें आपको कोई देखो अन्य सरकारी नौकरी मतलब इन डिपार्टमेंटों को छोड़ के, पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय वाले डिपार्टमेंटों को छोड़ के अन्य सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें भी नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों पुलिस, न्यायालय, फोर्स, प्रशासनिक, इन डिपार्टमेंट में भी आपको नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ा देखो, ये तो दोस्तों पहला क्लियर हो गया दोष सिद्धि और दूसरा हो गया बाइज्जत बरी, इनमें तो दोस्तों सब क्लियर हैं। लेकिन असली मसला पड़ता है यहाँ पे, किसी व्यक्ति का राजीनामा हुआ है या वह संदेह के लाभ के आधार पर हुआ है या गवाह पलटने के आधार पर हुआ है। देखिए दोस्तों, दोष मुक्ति जो होती है ना, जो मतलब जो कोर्ट से हम जो बरी होते हैं ना, बरी और बाइज्जत बरी में यही अंतर है, समझ लो आज, फिर कभी नहीं पूछोगे। दोष मुक्ति दोस्तों तीन तरह से होती हैं, दोष मुक्ति तीन तरह से होती हैं तीन तरह से। हाँ मान लो पहले तरह से तो ये बाइज्जत बरी हो गई, दो तरीके से और देख लो। दोष मुक्ति क्या है, पहला दोस्तों हो गया गवाह के पलटने पर। पहला क्या हो गया, गवाह के पलटने पर। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया। अब दोस्तों अब पता है आपको कि छेड़छाड़ का मुकदमा झूठा है सच्चा वो छोड़ो, छेड़छाड़ के मुकदमे जब उस पर ट्रायल चला, जब उस पर मुकदमे की बारी आई, तो दोस्तों जो महिला थी और जो उसके साथ का गवाह था दोस्तों वो पलट गया।
वो पलट गया। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, जब गवाह पलट गए और जो महिला जिसने केस चलाया था आपके ऊपर, मुकदमा लगाया था कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, जब दोनों ही पलट गए तो जज साहब मजबूर होकर, वो उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी मजबूरी है, जब गवाह ही पलट गया तो उनकी उन्हें उन ये गवाह पलटने के आधार पर दोस्तों उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। ये गवाह पलटने के आधार पर हो गया। अब दोस्तों एक और होता है, एक और होता है दोस्तों राजीनामा। क्या होता है दोस्तों, एक होता है राजीनामा। राजीनामा होता है, देखिए ये होता है आपका राजीनामा। देखिए राजीनामा, जैसे आपने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का आपने हाथ पैर तोड़ दिया, आपके ऊपर धारा लग गई गंभीर। अब दोस्तों आपके ऊपर ट्रायल चला, अभी नौकरी में कोई खतरा नहीं है, ट्रायल चला। अब दोस्तों ट्रायल चलने के बाद अगर आप दोषी आप पाई जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आप दोष हो ही जाएंगे। लेकिन एन मौके पर आप जो सामने वाली पार्टी है उससे दोस्तों आप राजीनामा कर लेते हैं। अब राजीनामा कर लेते हैं तो जज साहब की अपनी मजबूरी है, उन्हें आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप राजीनामा कर लेते हैं, अगर आपके गवाह पलट जाते हैं, तो जज साहब की अपने घर की सरकार थोड़ी ना है, वो भी तो एक सरकार के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं ना दोस्तों। तो सरकार के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं, वो भी आसपास की परिस्थितियों को देखकर ही चलेंगे। ऐसा थोड़ी ना उनके मन में आया कि भाई नहीं मुझे तो याद नहीं, मुजरिम लग रहा है, मैं तो इसको सज़ा सुनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जो जो वर्तमान की स्थिति होती है, जिस हिसाब से केस चल रहा होता है, उसी हिसाब से फैसला सुनाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे अगर गवाह, जैसे आपको राजीनामा ही कर लिया, अब आप दोनों पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गए कि भाई हम दोनों तैयार हैं, हम दोनों तो राजीनामा करेंगे, हमारी सुलह हो गई है, तो दोस्तों आपको 100% आपको वहाँ से दोष मुक्ति मिलेगी। आपको सज़ा कैसे मिल जाएगी, तो दोष मुक्ति हो गई। ठीक है, एक गवाह पलटने पर बता दिया मैंने दोस्तों आपको, एक आपको राजीनामा बता दिया। संदेह के लाभ के आधार पर देख लो दोस्तों एक बार, संदेह का लाभ क्या होता है। संदेह का लाभ दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आपके आपके ऊपर कोई मुकदमा चला और उसमें कुछ सबूत तो पाए गए, लेकिन जो मेन सबूत था दोस्तों वो नहीं मिला। मतलब जज साहब को पूरी तरह से, मजिस्ट्रेट को हमारे पूरी तरह से ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये आदमी मुजरिम है। दोस्तों कानून व्यवस्था इसी प्रकार से बनाई गई है। कानून व्यवस्था का एक वाक्य है दोस्तों कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन दोस्तों एक जो हमारा बेगुनाह आदमी है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। कानून दोस्तों, हमारा संविधान दोस्तों बहुत लचीला है, इतना लचीला है दोस्तों कि इसमें अंदर से अंदर के जो गरीब आदमी होते हैं ना दोस्तों, उनको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है दोस्तों। ये इतना लचीला है और इतना कठोर है दोस्तों कि इससे कोई बड़ा नेता भी नहीं बच पाता, और इतना लचीला है दोस्तों कि ये गरीब गरीब जनता पर भी रहम खा जाता है। तो दोस्तों इसका यही मतलब है कि ये 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन दोस्तों एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप बहुत से सबूत तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन दोस्तों जो मेन सबूत है दोस्तों वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दोस्तों ये साबित हो सके कि ये उसी ने काम किया है। तो दोस्तों हमारे जो जज साहब हैं, फिर उनकी मजबूरी है कि भाई वो कैसे बता दें, बताओ, जब उन्हें ऐसा पक्का सबूत मिला ही नहीं अभी तक, जो पुख्ता सबूत है वो नहीं मिला। मतलब आसपास के सबूत तो मिल गए, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा दोस्तों। तो उसके सबूत के अभाव में तो हमारे जज साहब फैसला सुनाते हैं दोस्तों कि इस व्यक्ति को, हमें विश्वास तो नहीं है ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन हमारे पास सबूत भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर हम सबूत नहीं है तो दोस्तों हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। भले हमें विश्वास नहीं है कि मतलब वो निर्दोष है, लेकिन हमारे पास सबूत भी नहीं है, पर्याप्त इतने सबूत नहीं है कि हम उसको दोषी करार दे सकें। तो दोस्तों ये संदेह का लाभ होता है। तो मैं, हमारे जो जज साहब हैं दोस्तों, ने संदेह का लाभ दे देते हैं कि भाई जा, हमने तुझे इस आधार पर छोड़ दिया कि हमने तुझे इस आधार पर छोड़ दिया कि दोस्तों हमारा ये मानना है कि भाई भले तू गुनहगार हो, लेकिन तू चला जा। लेकिन अगर तू कहीं ना कहीं निर्दोष हुआ तब, अगर तू गुनहगार है तो चला जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन तू निर्दोष हुआ तब हमारी न्याय व्यवस्था का अपमान हो जाएगा, न्याय व्यवस्था पर कलंक लग जाएगा दोस्तों, एक निर्दोष को सजा हो गई। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये न्यायालय चलता है, न्यायपालिका चलती है। तो दोस्तों ये संदेह का लाभ होता है, जब सबूत का अभाव होता है या पुख्ता सबूत नहीं मिलता दोस्तों, तब वो मजिस्ट्रेट साहब अपने हिसाब से जो संदेह के लाभ का, उन संदेह का लाभ हमेशा, एक बात ध्यान रखना, संदेह का लाभ हमेशा दोस्तों आरोपी को मिलता है। मतलब जो हमारा अक्यूज पर्सन होता है, जिस पे आरोप लगा है, उसी को संदेह का लाभ दिया जाता है। तो अगर इसमें से आप किसी भी कैटेगरी में दोस्तों, आप इससे किसी भी कैटेगरी से अगर आप दोष मुक्त हुए हैं, जैसे आपने राजीनामा किया है, या आपने, समझ रहे हो, या जो देखो आपने क्या दोस्तों, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, इसमें कलर दूसरा ले रहा हूँ मैं, हाँ कलर दूसरा ले लेता हूँ। देखिए इसमें अगर जैसे आपने राजीनामा से आप दोष मुक्त हुए हैं, या आप संदेह के लाभ के आधार पर दोष मुक्त हुए हैं, या आप गवाह पलटने के आधार पर दोष मुक्त हुए हैं, मतलब आपकी जो दोष मुक्ति है दोस्तों, वो ईमानदारी वाली दोष मुक्ति नहीं है। आपने गवाहों के साथ छेड़छाड़ की है, या आपने अपनी जो सामने वाली पार्टी है उससे राजीनामा किया है, या फिर आपको संदेह का लाभ दिया गया है हमारे जज साहब के द्वारा कि भाई
आपके पास क्या है, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि हम आपको दोषी ठहरा सकें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप दोष मुक्त हो गए, तब दोस्तों आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी, यही दोस्तों मुद्दा है। इसी में बहुत बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि भाई हम छूट तो गए हैं, लेकिन हमें नौकरी मिलेगी फिर, क्योंकि हमारा तो राजीनामा हुआ है। दोस्तों इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो हमारे अन्य सरकारी नौकरी हैं, मतलब पहले इसको देख लेते हैं, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, फोर्स, या थोड़ी बड़े लेवल वाली नौकरी। पुलिस मतलब पुलिस का कोई भी छोटे से छोटा पद भी, कांस्टेबल, प्रशासनिक का छोटे से छोटा पद भी, बाबू हुआ, एसडीएम जी कुछ भी हुआ, तहसीलदार, पटवारी, है ना, और न्यायालय का छोटे से छोटा पियोन, ये सब भी। और दोस्तों फोर्स में कोई भी जवान, छोटे से छोटा जवान भी, छोटी से छोटी श्रेणी का जवान भी, या फिर बड़े लेवल वाली नौकरी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ग्रेड पे की नौकरी होती है दोस्तों, समझ रहे हो, चंगन 100 ग्रेड पे की नौकरी। तो दोस्तों इन सब नौकरी आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सब देख लेते हैं। अगर दोस्तों देखिए, राजीनामा हुआ, संदेह का लाभ हुआ, तब भी दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें क्या अपराध की प्रकृति, गंभीरता, दोष मुक्ति और अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि, 4 याद रखिएगा। देखिए समझाता हूँ। जैसे आपने मान लो किसी का क्या कर दिया दोस्तों, आपने किसी का उसमें किसी में डंडा मार दिया और वो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। देखिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज के बाद इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं देखोगे, सब यहीं समझ जाओगे पूरा पूरा। देखिए आपको क्या करना, आपने मतलब सबसे पहले किसी को डंडा मार दिया, मान लिया किसी ने डंडा मार दिया, अब आपने उसके बाद उससे राजीनामा कर लिया। अब दोस्तों आपकी बारी आती है, पुलिस में आपका कांस्टेबल के पद पर चयन हो जाता है। तो दोस्तों क्या देखेगा, जो पुलिस की जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एक केस में जितनी भी है ना, पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय, इन्हीं फोर्स वाली नौकरियों में, इन्हीं में कमेटी गठित होती है, बाकी में कमेटी गठित नहीं होती छानबीन के लिए। अब इनमें पुलिस वाली जॉब में कमेटी गठित हुई, तो कमेटी ने देखा, जो कमेटी बनती है स्क्रीनिंग कमेटी, जांच कमेटी, तो उसने देखा भाई कि इसने किसी व्यक्ति का हाथ तो तोड़ा है, मतलब हाथ तो फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और व्यक्ति ने इतना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। मतलब अपराध की प्रकृति कैसी है दोस्तों, अपराध की प्रकृति कैसी है, थोड़ा अपराध छोटे लेवल का है। गंभीरता मतलब कितने भयानक तरीके से तोड़ा है, मतलब लाते घूस दिए हैं कि दोस्तों, डंडा मारा है, मतलब कैसे, मतलब कितनी दरिद्रता, मतलब वो कहते हैं ना दरिंदगी बता रहा है, मतलब किस तरीके से इसने हाथ पैर तोड़ा है उसका। मतलब अगर उसने नॉर्मली से धोखे से या जानबूझकर उसने नहीं किया है दोस्तों, अगर ऐसा उसके केस में पाया गया, या दोस्तों दोष मुक्ति की अवस्था हो दोस्तों, जाहिर सी बात है संदेह का लाभ मिलेगा या राजीनामा होगा। अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि, अभ्यर्थी कितना संलिप्त था इसमें, मतलब जिसने हाथ पैर तोड़ा वो मतलब उसी ने तोड़ा है ना, कि वो साथ में था किसी के। अगर दोस्तों वो साथ में था तो फिर तो उसका ज़्यादा मेन रोल है नहीं, उसको वैसे भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसी ने हाथ पैर तोड़ा है, तो दोस्तों ये देखेगा मजिस्ट्रेट कि मतलब क्या है, कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता कैसी थी। मतलब हाथ पैर तो तोड़ा है उसने, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, या लेकिन इतना भी फ्रैक्चर वो हाथ पैर नहीं हुआ है। हालांकि वो दोष मुक्त है, लेकिन इतना भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। मतलब अपराध कैसा है दोस्तों, कम गंभीर है। तो कम गंभीर अपराध है दोस्तों, तो आपको नौकरी दोस्तों 100% मिल जाएगी। 100% आपको नौकरी दोस्तों 100% मिल जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें बस यही है, अगर जैसे आपने मर्डर कर दिया किसी का, और फिर आप किस पे, आप हो गए संदेह के लाभ के आधार पे, हैं, आप संदेह के लाभ के आधार पर हो गए, गवाह पलटने के आधार पर दोष मुक्त हो गए, आपने मर्डर करके बैठे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पे कोई नौकरी के हकदार नहीं होंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप राजीनामा, संदेह के लाभ, राजीनामा, देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे राजीनामा, संदेह के लाभ या गवाह पलटने के आधार पर दोष मुक्त हुए हैं दोस्तों, अगर आपका अपराध बड़ा है, तो दोस्तों मतलब दोष मुक्त तो आप हुए ना, आप दोषी तो है नहीं। हाँ देखो, ये भी नहीं कह सकते ना कि आप दोषी हैं, मतलब जैसा आपने दोष मुक्त लिख के दिया है, तो आप दोषी भी नहीं हैं और आप दोष मुक्त भी नहीं हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों बीच की हैं आप, तो बीच में क्या करेंगे, बीच में ये करेंगे कि अगर इन तीनों में, राजीनामा, संदेह के लाभ और गवाह पलटने के आधार पर दोस्तों अगर आप दोष मुक्त हुए हैं, और अगर आपका अपराध बड़ा है, तो दोस्तों आपको पुलिस, न्यायालय, प्रशासनिक और फोर्स वाली नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपका अपराध छोटा है, तो दोस्तों आपको ये नौकरी मिल जाएगी। समझ गए बात को। हाँ,
अब दोस्तों इसमें आते हैं अन्य सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों, अगर आप दोष मुक्त हो गए, चाहे राजीनामा की वजह से हो, चाहे संदेह के लाभ के आधार पर हो, चाहे गवाह पलटने के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से दोष मुक्त हो गए दोस्तों दोस्तों पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय और फोर्स वाली नौकरी को छोड़कर अन्य डिपार्टमेंट, अन्य सरकारी नौकरी आपको दोस्तों 100% मिल जाएंगी। अगर आपके ऊपर FIR है, केस चल गया है, आप राजीनामा कर लिए हैं, तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय वाली नौकरियों को छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए ट्राई करें, आपको 100% मिलेगी दोस्तों, और बिल्कुल आपका भविष्य अच्छा होगा। अब इसको चलते हैं थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से इसको क्रिएट किया था कि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन दोस्तों आपके भविष्य के लिए मुझे ये बनानी पड़ी कि आप कभी भी कन्फ्यूजन में ना रहें। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब देखिए और चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम किस पे, एक PDF पे। देखिए, ये हमारी PDF है दोस्तों, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कोई भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है दोस्तों, वही गाइडलाइन बन जाती है आगे चल के। देखिए दोस्तों, इसमें चलते हैं हम क्या, इसमें चलते हैं हम आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे अपराध हैं, अगर वो नैतिक अधोपतन में नहीं आते, किसमें, अगर नैतिक अधोपतन, देखो नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, नैतिक नैतिक अधोपतन, नैतिक अधोपतन, अगर नैतिक अधोपतन में नहीं आते तो दोस्तों आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी, जो जो कोर्ट केस का सरकारी नौकरी पर असर होता है ना दोस्तों, वो सारी की सारी धाराएं अगर नैतिक अधोपतन में हैं, तभी आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, दिक्कत मतलब परेशानी की बात है। अगर नैतिक अधोपतन में नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप चाहे दोष मुक्त हो गए हो, चाहे दोष सिद्धि हो गए हो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर नैतिक अधोपतन में, अगर आप नैतिक अधोपतन का अगर आपके ऊपर केस नहीं है, किसका, नैतिक अधोपतन का, नैतिक, देखिए नैतिक अधोपतन, नैतिक अधोपतन, अगर नैतिक अधोपतन नहीं है तो दोस्तों आपको गारंटी, बिल्कुल गारंटी आपको नौकरी मिलेगी दोस्तों, गारंटी से आपको नौकरी मिलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नैतिक अधोपतन, आप देखो नैतिक अधोपतन ही नहीं है, फिर क्या समस्या है, हैं? नैतिक अधोपतन है तभी पापड़ बेलने हैं आपको। नैतिक अधोपतन में आपका केस नहीं आता, आपकी धारा नैतिक अधोपतन के अंदर नहीं आती, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मोरल टर्पिट्यूड में नहीं आती तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, है ना। अब इसमें देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। देखिए, यदि इसमें देखना थोड़ा, इसको पढ़ो। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध मामले में नैतिक अधोपतन का आयाम शामिल है, उसे नैतिक अधोपतन की धारा में दोषमुक्त किया गया है, तो देखिए इस अभ्यर्थी द्वारा उसका उल्लेख अनुप्रमाण फॉर्म में, अनुप्रमाण जो मतलब जो होता है ना आपका, जो पहले भरवा लेते हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों, वो पहले भरवा लेते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहले भरवा लेते हैं ना, वो हम भरवाते हैं जो आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भरवा लेते हैं ना, तो उसमें उसमें अपन चाहे उसमें किया हो चाहे ना किया हो, उसको देखो इसमें क्या देखेंगे, प्रकरण में अपराध की प्रकृति, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए थोड़ा, अपराध की प्रकृति, दोष मुक्ति की अवस्था, अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि को देखते देखते हुए शासकीय सेवा के लिए योग्य या अयोग्य है, नियोक्ता द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब एक बात और आपको काम की बताता हूँ मैं, देखिए देखिए एक बात और काम की अच्छी बात, इसको पढ़िए। केंद्र शासन अथवा राज्य में चयनित अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक पंजीबद्ध हैं नैतिक अधोपतन के आयाम शामिल हों या नहीं, इनका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रेरण फॉर्म में किया गया अथवा नहीं, नियोक्ता तथ्यों से अवगत कराते हुए स्वयं निर्णय लिए जाने हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजेगा। समझ गए, बात समझे। अगर अन्य सरकारी में, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, इसमें अन्य सरकारी, अगर इस वाली में अगर इस वाली कैटेगरी में आते हैं ना दोस्तों, इस वाली कैटेगरी में, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों, देखिए अगर इस वाली, अगर यार एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट, देखिए अगर अगर दोस्तों इस वाली कैटेगरी में आते हैं, इस वाली कैटेगरी में अन्य सरकारी नौकरी में, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो हमारे नियोक्ता होते हैं ना, जो हमारे मतलब जो हमें नौकरी के लिए चुनेंगे, वो हमारी रिपोर्ट कहाँ से मंगाएंगे दोस्तों, पुलिस थाने से, मतलब कलेक्टर को भेजेंगे, कलेक्टर थाने में भेजेंगे, और थाने द्वारा फिर हमारा जो सर्टिफिकेट बन के आता है, भाई कैसा तुम्हारा चरित्र है और कैसा तुम्हारा चरित्र नहीं है। तो दोस्तों आप थाने वाले को अपने हिसाब से समझ लीजिए, और वो आपके खिलाफ अच्छी अच्छी बातें लिख देगा कि नहीं भाई इस व्यक्ति बढ़िया है, तरीके अच्छा चरित्र का आदमी है, तो दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों समस्या कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए समस्या दोस्तों यहाँ आती है,
समस्या यहाँ आती है। देखिए ये परेशान करता है आपको। पुलिस विभाग में चयनित अभ्यर्थी के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित, देखो, पुलिस विभाग में चयनित अभ्यर्थी के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा योग्य या अयोग्य है के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब बताओ। और दूसरा देखिए, इसी को दूसरा और देख लीजिए। इसी प्रकार न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी के प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा या उच्च न्यायालय स्तर पर, मतलब कोई भी राज्य हो, उच्च न्यायालय स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा अभ्यर्थी न्यायिक सेवा के लिए योग्य अयोग्य संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट और जो न्यायालय वाली जॉब होती है ना, इनके लिए दोस्तों अलग से कमेटी गठित होती है। वो कमेटी गठित होगी तभी तो वो देखेंगे कि भाई कैसे दोषमुक्त हुआ है, कैसे दोषमुक्त नहीं हुआ है, राजीनामा किया है क्या, गवाह पलटे हुए हैं। अब जब पुलिस और न्यायालय वाली जॉब में सिलेक्शन होगा तभी तो, वरना और कोई अन्य सरकारी नौकरी में जाओगे ना, तो दोस्तों देखो ना, यहाँ पे लिखा है अन्य सरकारी नौकरी में आपको क्या करेगा, केंद्र शासन क्या कर देगा, कलेक्टर को वो भेज देगा रिपोर्ट, और कलेक्टर आपके थाने में, थाने से सीधा आपके इधर, थाने वालों को आप समझा लीजिए, अपने हिसाब से नौकरी मिल जाएगी बस। लेकिन पुलिस और न्यायालय वाली नौकरी को छोड़ दीजिए, आपकी नौकरी 100% मिलेगी बस। लेकिन दोस्तों आप दोष मुक्त होनी चाहिए, दोष सिद्ध है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना। तो मेरी इस बात समझ गए ना थोड़ा सा, कि आपको क्या होना चाहिए, आपको दोस्तों दोस्त सिद्ध, इसकी दोस्त लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत काम की, मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों, देखो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेरे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, कर दो यार भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।